आरआरबी मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू के इस सीरीज में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है वो आरआरबी के तरह तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एएलबी, जेई, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी, उनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, वो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, इस सीरीज़ में कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंड्स आपने देखा होगा कहाँ तक किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद साइमन कमीशन हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है जो आप देख पा रहे हैं वो है साइमन कमीशन तक हमने कर लिया था। और इसके बाद का आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फ्रेंड्स, वो है गांधी इरविन समझौता, और इसके साथ में है गोलमेज सम्मेलन। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे आरआरबी के लिए हैं, आरआरबी में पूछे गए हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जिस कारण से ये अदर एग्जाम में भी उतने ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, जैसे कि बीपीएससी सिविल सेवा या फिर बीपीएससी टीआरई 4 जो कि फिलहाल में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप सबके लिए ये जो वीडियो है वो एक इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने साइमन कमीशन तक देखा था, और आज गांधी इरविन समझौता देखने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी। मतलब कि गांधी इरविन समझौता में कौन सा शर्त था जो कि 1931 में, मार्च 1931 में किया गया था समझौता, वो बताना है। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए। ऑप्शन बी है तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाए। ऑप्शन सी है कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी है सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए, जो कि इसमें उल्लेखित था कि इसमें गांधी इरविन समझौता में। साथ में इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जो है मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी जी ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार कर ली थी। वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और फिर है नेक्स्ट है कांग्रेस ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार नहीं करेगी, और लास्ट है पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। इस तरह से ये गांधी इरविन समझौता में बात हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है बहन निवेदिता, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू जो है वो गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ देखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था, जो गांधी जी के साथ एसएस राजपूताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंची थी। वो जहाज का क्या नाम था फ्रेंड्स, वो है एसएस राजपूताना, जहां से वो इंग्लैंड गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 31 प्रतिनिधियों में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किस कार्यक्रम से पहले। ऑप्शन ए है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी है भारत प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। जिसका यह सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी। ये जो है उसी टाइम, उससे पहले गांधी इरविन समझौता किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता किया गया था। यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पूछा है। ऑप्शन ए है स्टैनली बॉल्डविन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है एन चैम्बरलेन, और ऑप्शन डी है रैमजे मैकडोनाल्ड। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट भी देखेंगे, वो है भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा
करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला में 89 बताया है और दूसरे में 31। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी, मतलब कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का जो तिथि है वो है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का तिथि है वो है 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में जो है मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये पहले और तीसरे में भाग नहीं लिए थे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 11। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है 11। 11 सूत्री मांग के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। जो है देश को एकजुट होने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रतीत हुआ। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को खत्म करना। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम मतलब कि चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएगी तो कांग्रेस संविधान अवज्ञा आंदोलन करेगी। लॉर्ड इरविन ने मांगे नहीं मानी और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते में इस पत्र में वर्णित जो है 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों का इरविन ने मान लिया था और कुछ को नहीं माना था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स वो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था, इसका तिथि क्या थी, ये किन लोगों से संबंधित है, वो सारा हम लोग देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वो है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को डैश के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया था। किसके तहत? ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी है लखनऊ समझौता, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव और ऑप्शन डी है पूना पैक्ट। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। पूना पैक्ट के तहत जो है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के तहत उनके लिए सीटों का आरक्षण बदल दिया गया था। जिसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स वो है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा बी आर अम्बेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और बदले में उसके स्थान पर आरक्षण की बात को स्वीकार कर ली। प्रांतीय विधानसभाओं में उनके आरक्षित स्थान 71 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, वह 148 कर दी गई और जबकि केंद्रीय विधानसभा में कुल 18% स्थान मिला। इसका मतलब 71 जो था उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानसभा का कुल 18% स्थान दे दिया गया पूना पैक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन का। वो है पूना पैक्ट ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनाव सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से 26 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल पूना में मतलब कि यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी को रखा गया था। उनको जेल की सजा हुई थी। तो उसी टाइम पूना में M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई थी।
फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है पूना पैक्ट। पूना समझौता का संबंध किससे है? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। ऑप्शन बी है हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। ऑप्शन सी है मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। ऑप्शन डी है सिखों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। जिसमें कि हमारा आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ये पूना पैक्ट, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ईयर पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1932। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन डी, 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पूना समझौता किसने हस्ताक्षर किया था? वो हमने कई बार देख चुका, जो किसके, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच जो है ये हस्ताक्षर किया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वो है कौन सा? आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। अब हम लोग जो टॉपिक में देखने वाले हैं वो है सुभाष चंद्र बोस, जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ पे क्या पूछा है? आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में। ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1939। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1942 में ये जो है आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू की गई थी। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे फ्रेंड्स। वो है, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार के एक साधन के रूप में 1942 में बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, वहां से शुरू की गई थी। 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू की गई। और इसमें है, मूल रूप से इसका मुख्यालय जर्मनी में था, लेकिन बाद में सिंगापुर और फिर म्यांमार में स्थानांतरित हो गया। इसने पहली बार 7 जनवरी 1942 को प्रसारण शुरू किया तथा 23 अक्टूबर 1942 को बोस ने इस रेडियो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से युद्ध की घोषणा की थी। इसमें हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है कटक। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक पूछा है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस से कटक संबंधित है, क्योंकि कटक सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी का जन्म स्थली है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वो है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। ओडिशा के कटक शहर में। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा कहा है गुजरात में, 1938 में हरिपुरा गुजरात तथा 1939 में त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये दोनों 1938 और 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, इनमें इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये निर्वाचित किए गए थे, चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पहली बार पूछा है, तो ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1942। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निर्वाचित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। इसकी नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। वर्ष 1939 त्रिपुरी में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर 1939 में एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, उसका गठन किया गया।
ठीक है, वो ये कांग्रेस के ही लोगों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है, उन्होंने निर्वाचित करके मांडले भेजा गया था, निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। और ऑप्शन बी है, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ऑप्शन डी है, उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। जिसमें कि इसमें कौन सा पूछा, संबंधित नहीं है, जो कि गलत है। जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, वह संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सदस्य नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। इनमें से जो कथन संबंधित है उनसे वो सारा सही, वो सारा देखेंगे। उन्हें मांडले जेल 1924 में भेजा गया था। कहाँ निर्वासित करके मांडले जेल कब भेजा गया? 1924 में। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादन का कार्यभार संभाला था। वे संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 19 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार जो है गठन की घोषणा की थी? 21 अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार पूछा है, किसने घोषणा की थी? ऑप्शन ए है हमारा वीर सावरकर। ऑप्शन बी है CR दास। ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ऐसी घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की गठन की घोषणा की थी। इस सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? आज़ाद हिंद फौज की गठन का पूछा है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी है राज बिहारी बोस। ऑप्शन सी है मोहन सिंह और ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन सी मोहन सिंह। यहाँ पे पूछा है किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी, तो वो है हमारा मोहन सिंह। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले पूछा है, तो वो है मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी है विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी है शरद चंद्र बोस। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। जो कि हमारा सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक रहे हैं। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वो है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज? क्या है? सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष में वकीलों में से एक थे। इसमें से वकील पूछा है बचाव पक्ष के। ऑप्शन ए है आगा खान। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है पट्टाभी सितार मैया। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? बचाव पक्ष के वकील थे। किस मुकदमे के बचाव पक्ष थे? तो वो है सहगल ढिल्लो शाह नवाज। अब इसके बारे में कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में उपस्थित रहे। सरदार गुरु बख्श सिंह प्रेम सहगल शाहनवाज को
शाहनवाज को क्या हुआ, एक संक्षिप्त मुकदमों के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वायसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर तीनों की सजा माफ कर दी थी। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है सन डैश में, मतलब किस ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स 1943, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1945। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए 1943 में, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ पे की थी, वो है सिंगापुर में की थी। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड गठित की थी। आज़ाद हिंद फौज म्यांमार के रंगून प्रदेश को जीतते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज की सेना ने हार नहीं मानी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है मोहन सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए मोहन सिंह द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी भी देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तत्पश्चात 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो, जो कि जापान में है, वहां रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनर्विचार करके एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश सरकार से अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया। ऐसा पूछा है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में अंडमान निकोबार समूह वापस ले लिया था तो उसे क्या नाम दिया। ऑप्शन ए है स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी है शहीद और स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी है फ्री द्वीप, ऑप्शन डी है स्वतंत्र और स्वराज द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शहीद और स्वराज द्वीप अंडमान और निकोबार को नाम रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और सुभाष द्वीप रखा था। इसका मतलब अंडमान का नाम था शहीद द्वीप और निकोबार का नाम था स्वराज द्वीप। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था। देश बंधु नवयुवक संघ, इसका ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी है NG रंगा, ऑप्शन सी है कन्नेगंती हनुमंतु और ऑप्शन डी है तिरुपुर कुमरन। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तिरुपुर कुमरन ने जो है देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किया था। अब ये क्या है वो देख लेते हैं। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमरन ने किया था। लक्ष्मी सहगल जो है आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, उनके पिता का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी है जानकी नाथ बोस, ऑप्शन सी है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी है SN बोस। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस जो है सुभाष चंद्र बोस के पिता हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि ये RRB NTPC
आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन था। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन सी, श्रीनिवास अयंगर जो है वो है 1928 के गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष रहे हैं। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, आप देख सकते हैं यह है क्रिप्स मिशन संविधान सभा। क्रिप्स मिशन और इसके साथ में है ये संविधान सभा जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने भारत भेजा क्रिप्स मिशन को? ऑप्शन ए है मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है बेंजामिन डिसरायली, ऑप्शन डी है हमारा रॉबर्ट वालपोल। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल जो है वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और वो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था उन्होंने। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो है, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद के सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। किसका ये था उद्देश्य? ये था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत में आया था? सेम वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है स्टैनली बाल्डविन, ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटली। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल के बोलने पर ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब? 1942 में। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए हैं। क्वेश्चन है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो ऐसा पूछा है, ये जो पार्टी वहाँ पे जिसकी सरकार थी इंग्लैंड में वो बताना है। ऑप्शन ए है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी है लेबर पार्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लेबर पार्टी थी उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका साथ में कुछ और भी चर्चा करते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? वो है 24 मार्च 1946 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी है लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है ए बी अलेक्जेंडर। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन जो है ये क्रिप्स कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष नहीं थे, इसका सदस्य नहीं थे। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे हैं। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे और फिर कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए बी अलेक्जेंडर थे। कौन उसके सदस्य थे? 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 सदस्य शामिल थे किसमें? कैबिनेट मिशन में जब
1946 में भारत आया था, भारत भेजा गया था। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावना को तलाशना था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।